तो हेलो जी, नमस्कार। क्या हाल चाल और कैसे हैं आप सभी लोग। मैं बायोमन आप सभी का स्वागत करता हूं आज के शानदार और बेहतरीन वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पुष्पी पादपों पे लैंगिक जनन के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है। पुष्पी पादपों पे महत्व वो जो है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, यानी कि आपका जो चैप्टर 2 है, चैप्टर 2। ठीक है। क्लास 12th बायोलॉजी, क्लास 12th बायोलॉजी का। ठीक है। इसमें से जो आपके जितने एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, कितने एनसीईआरटी का हम आपको सॉल्यूशन, एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है, आप एनसीईआरटी बुक अपनी उठाएंगे और उस बुक के अंदर जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन, आज के इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है। और पिछले भी एक बार वीडियो आ चुका है इसका, और वो वीडियो आप सभी लोगों को मिलेगा प्लेलिस्ट पर। कहाँ मिलेगा? तो वो मिलेगा आप सभी लोगों को प्लेलिस्ट पर। तो आप सभी लोगों को प्लेलिस्ट चेक करना होगा, और उस प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 12th बायोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या नाम है? क्लास 12th बायोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। इस प्लेलिस्ट को चेक करना होगा, और इस प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दी गई है। कहीं तो आप चैनल पर जाइएगा, ऐसे स्वाइप अप करिएगा, शॉर्ट्स, कम्युनिटी, प्लेलिस्ट, ऐसे जा करके वहां पर आप आसानी से पहुंच जाइएगा। ठीक है। यहाँ तक क्लियर? इसके बाद देखो, सबसे पहली बात जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट है बता दूं, यहाँ पे नंबर दिया गया है, लिंक नीचे दी गई है व्हाट्सअप की। ठीक है। और उसमें एक ग्रुप है, व्हाट्सअप ग्रुप, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दी गई है कि जो आपको पीडीएफ वगैरह हो गए आपको वहां पर अवेलेबल करवा दिया जाए। ठीक है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये जो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन है, क्या है? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। देखो, आप लोग इससे पहले कहां से पढ़े हैं, कैसे पढ़े हैं, मैं नहीं जानता। ठीक है। लेकिन आज आप लोग मेरे पास आए हैं। ठीक है। मेरे पास यानी कि आज आप लोग बायो अमन के पास आए हैं। ठीक है। और मैं एक वादा करता हूं और वादा दिलाता हूं आप लोग को। ठीक है। पर्सनली मैं खुद वादा करता हूं, एक एक टॉपिक आपको क्लियर कट होता हुआ चले। 100% की गारंटी के साथ मैं कह रहा, याद होता चलेगा। ठीक है। 100%। पूरे यूट्यूब पर वीडियो ढूंढ लेना बायोलॉजी के। ठीक है। पूरे यूट्यूब पर ढूंढ लेना वीडियो बायोलॉजी के। अगर मेरे से अच्छा कोई कॉन्सेप्ट सॉल्व करवा दे यूट्यूब पर, तो आप जा करके आराम से पढ़ लीजिए। ठीक है। ठीक है। और आज अपन लोग यहां पर यही करेंगे कि सारे जितने भी अपने बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, उनको समझेंगे। अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ गए, ठीक है, तो चैप्टर आसान, क्वेश्चंस आसान। और जो टीचर्स बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा हुआ रहता है ना, वो अच्छे से पढ़ा पाता है। ठीक है। तो अपन आज जो है पढ़ेंगे, जो है क्वेश्चंस देखेंगे एनसीईआरटी के। ठीक है। और एक जरूरी सूचना आपको और दे दूं सबसे पहली बात, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले एक बच्चा है व्हाट्सएप पे, उसने मैसेज किया, बोला जो ब्लड ग्रुप वाले क्वेश्चन है ना, ब्लड ग्रुप वाले, वो क्वेश्चन का चार्ट भेजा, बोला भैया आप चार्ट बना करके मेरे को भेज दीजिए, क्वेश्चन मेरे को करना है। ठीक है। तो देखो, जैसे आपको ब्लड ग्रुप का क्वेश्चन चाहिए, ठीक है, जैसे आपको चाहिए कि डीएनए स्ट्रक्चर, है ना, अगर आपको डीएनए स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, डीएनए की संरचना, आपको जैसे कोई ग्लैंड के बारे में पढ़ना है, कोई ग्रंथि के बारे में पढ़ना है, ठीक है, आपको सेल के बारे में पढ़नी है, ठीक है, आपको डाइजेशन के बारे में पढ़ना है, ठीक है, आपको ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ह्यूमन हार्ट के बारे में। क्लास 12th में है, कोई भी बायोलॉजी का टॉपिक, उस टॉपिक के लास्ट में बायो अमन ऐड कर दीजिएगा, मेरा वीडियो आपको वहां पर मिल जाएगा। क्या ऐड करना है? वहां पर आपको डीएनए स्ट्रक्चर बाई बायो अमन, ठीक है, अपने भाई का नाम लिख देना, वहां पे सारा कुछ मिल जाएगा। ठीक है। फिर यहां पे लिख देना बाई बायो अमन, ठीक है, सभी में ऐसे ही लिख देना।
कोई भी टॉपिक जब आप यूट्यूब पर सर्च करें और पर्सनली मेरे से पढ़ना चाहें तो उसको बाई होमन लिख देंगे तो मिल जाएगा। तो बच्चे वाली कहानी सुनाते हो, बच्चा कमेंट किया, मैसेज किया, व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि उसने की जो है इसको सॉल्व करके भैया भेज दीजिए। तो मैंने उसको वीडियो को लिंक सेंड की, मैं कहा ये वीडियो देखो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। उसने रात में मैसेज किया था, है ना, और उसने मेरे से बोला भैया नेट जो है खत्म हो गया है, ठीक है, नेट खत्म हो गया है मेरा। तो उसने मॉर्निंग में उठ करके 3 बजे क्लास किया, मॉर्निंग में उठ करके 3 बजे क्लास किया और उसको स्कूल जाना था। उसने मॉर्निंग में उठ करके जब 3 बजे क्लास किया तो 7-8 बजे के करीब उसने क्लास किया होगा, फिर जो भी काम किया हो, फिर उसके बाद आया, उसने मेरे को मैसेज किया कि भैया सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, आप एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है, कि मैंने ऐसा किया है। तो मैंने वहां पर देखा कुछ गलतियां फिर भी थी, लेकिन मैंने उसको बताया कि देखो यहाँ यहाँ ऐसी गलती है, उसने सुधार ली और बड़ा खुश होकर के वो स्कूल गया, ठीक है। तो इस तरह करके जो भी टॉपिक आपको नहीं समझ आते हैं, दिमाग से उतर जाते हैं, भूल जाते हैं, ठीक है, इसके लिए कोई ज्यादा परेशान और हताश होने की बात नहीं है। लास्ट में भाई होमन लिख देना, मेरा वीडियोस मिल जाएगा, आराम से जाकर के वहां पे देखना है और बेहतरीन तरीके से चीजों को समझना है और अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो चलें चलें आगे, बताइए आगे चलें अपन लोग। मैं सोच रहा कुछ तुम लोग को दे दूं आज, हाँ, कुछ ढूंढ रहा तुम लोग के लिए, रुको देखो फिर ढूंढता, शायद कुछ मिल जाए। देखो कहते हैं कि बड़े निर्णय लेते वक्त, जब भी आप बड़े निर्णय लेते हैं, ठीक है, तो बड़े निर्णय लेते वक्त डरने की बात नहीं है, ठीक है, ठीक है, यानी कि जब आप बड़े निर्णय लेते हैं तो आप उसमें डरिए मत ज्यादा, ठीक है, डर के कारण आप वो निर्णय ही ना लें, ये गलत बात होती, ठीक है। ये जो भी आप सोच के रखें कि मेरे को ये करना है, वहां पहुंचना है, सब उसको लीजिए, उसको कुछ दिन तक बैलेंस करिए, अपने दिमाग पे तो बैठाइए, अपने दिमाग पे बैठाइए तो एक बार कि मेरे को साइंटिस्ट बनना है, ठीक है। और वो जब दिमाग में आप चीजों को बैठाते हैं तो कम से कम 2 महीने 3 महीने आप मनन तो करिए, ठीक है, आप फील तो करिए कि मैं साइंटिस्ट बन गया। अपन को लैब कोट है और अपन लैब में बैठा हुआ है और लैब में रिसर्च ऐसे ऐसे करके रिसर्च कर रहा है, सारे लोग अपने जो है पास में खड़े हुए हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर जितने भी हैं वो सब पीछे खड़े हुए हैं, उनको बोल दिया बुक निकाल के ले आओ ये वाली, उसने ले आया, ढूंढ के बताओ इसमें क्या डालना है, सब बता दिया, ऐसे करके। तो हमें आंखें बंद करके विजुलाइज करना है, ठीक है, विजुलाइजेशन की प्रक्रिया करनी, देखना है कि मेरा फ्यूचर ऐसा होगा। जैसा आप विजुलाइजेशन करेंगे, आंखें बंद करके देखेंगे, नो डाउट आप वैसे ही बनना शुरू हो जाते हैं। लेकिन एक दिन का काम नहीं है ये, इतना आसान काम भी नहीं है, याद रखना, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत कुछ करना पड़ता है इसके लिए, ठीक है, काम करना पड़ता है मतलब। चलो, तो ये वाले क्वेश्चन हमने कर लिया है, ठीक है, इसका जो पार्ट 1 था उसमें हमने इन सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। और अब हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, हम लोग अब पढ़ेंगे पेज नंबर, आइए पेज नंबर 12 पे। हाँ हाँ, इसको भी हमने कर लिया है, ठीक है, ये जो मादा युग्मकोद्भिद की बात हो रही है इसको भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब अपना लास्ट जो है अगले क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है क्या कि एक स्पष्ट साफ सुथरे चित्र द्वारा परिपक्व मादा युग्मकोद्भिद के, इसको भी हमने कर लिया है, ठीक है, इसको जो नहीं देखे आप लोग जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है, डन। हाँ वेरियोला इसको भी कर लिया है, वीडियोस पड़ा हुआ है, ठीक है, वीडियो आपको प्लेलिस्ट पर मिलेगा, वहां पे जाकर के आप लोग देखिएगा, इसको भी क्वेश्चन देखा है हमने। हाँ यहां से क्वेश्चन नहीं देखा है हमने, ठीक है, यहां से हम लोगों ने क्या किया है, यहां से हमने क्वेश्चन को नहीं देखा है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहीं से क्वेश्चन को देखना शुरू करेंगे, ठीक है, यहीं से अब हम सारे क्वेश्चंस को देखना शुरू करेंगे। चले भैया, चले। और जितने लोग अभी तक ये वीडियो को नहीं देखे हैं, पिछला वाला वीडियो वो प्लेलिस्ट पर अपलोड है, ठीक है, वहां पर जाकर के आप लोग देख लीजिए। चलिए, तो सर पहला क्वेश्चन हमारे सामने है और आज का क्वेश्चन है कि एक निषेचन, हाँ देखो एक चीज और आपको बता दें, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर मैंने आपको बताया ना, ये आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। कहाँ के, एनसीईआरटी के। तो आप किसी भी बोर्ड के हैं, ठीक है,
किसी भी बोर्ड के हैं, आप आसानी से पढ़िए। और प्लीज बच्चे, एक रिक्वेस्ट है, अपने दोस्तों के पास सच में पूरी क्लास में शेयर कर देना वीडियोस को, ठीक है? डन। चलो, अब अपना क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है कि एक निषेचित बीजांड में, निषेचित यानी कि जो बीजांड था उसका निषेचन हो गया है। क्या हो गया है? एक बीजांड था, उसका निषेचन हो गया है। उसके युग्मनज की प्रसुप्ति, जो युग्मनज है उसकी प्रसुप्ति के बारे में आप क्या सोचते हैं? प्रसुप्ति मतलब समझ रहे हो? प्रसुप्ति मतलब होता है डोर्मिनेंसी, ठीक है? डोर्मिनेंस की अवस्था में वो चला जाए, ठीक है? डोर्मिनेंस मतलब कि वो बिल्कुल सुस्त आराम से लेटा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है चीजों, ठीक है? ठीक है, डोर्मेंस की अवस्था में। तो देखते हैं भाई क्या जवाब है। तो अपना निषेचन के पश्चात, जब निषेचन होता है ना, हमने बीजांड में देखा है ऊपर क्या होती हैं, ऊपर अपनी होती हैं एंटीपोडल सेल, है ना, बीच में होती है पोलर न्यूक्लियाई, यहाँ पर होती है एक अंड सेल और दो सहायक सेल, सिनर्जिड सेल होती है ना। जब इनमें निषेचन होता है तो एक नर युग्मक क्या करता है, इस अंड कोशिका से मिलता है और क्या बनाता है? युग्मनज बनाता है, वो युग्मनज 2n होता है। और एक नर युग्मक इस पोलर न्यूक्लियाई से मिलकर प्राथमिक भ्रूणपोष का निर्माण करता है, भ्रूणपोष कोशिका बनाता है। और ये होता है आपका क्या? 3n। क्या होता है ये होता है आपका 3n, ठीक? क्या होता है कि निषेचन के पश्चात, जब इसमें निषेचन होता है तो बीजांड में युग्मनज जाइगोट का विकास होता है। इसी बीजांड में, ये स्ट्रक्चर क्या है आपकी? ये है बीजांड की संरचना। इसी बीजांड में क्या होता है, ये देखो यहां पर ये बनने लगा जाइगोट। यहां पर देखो क्या है, मनज ही तो है, इसी को तो बोलते हैं जाइगोट, ठीक है? क्या बनने लगा? जाइगोट बन। ध्यान से समझना, जाइगोट बिल्कुल सिंपल। बीजांड के अध्यावरण, जो बीजांड का अध्यावरण, इसके बाहर का जो स्ट्रक्चर ऐसे पाया गया है, ठीक है, तो अध्यावरण बोलते हैं। बीजांड के अध्यावरण क्या होते हैं? दृढ़ होकर के, दृढ़ मतलब कठोर होकर के, मजबूत होकर के बीजांड बीजा आवरण का निर्माण करते, सीड कोट बनाते हैं। सीड का कोट बनाते, सीड मतलब बीज, बीज का एक आवरण बनाते हैं। जैसे आप चना देखें ना, चना, चने के ऊपर आवरण होता है ना, बताइए, चने के ऊपर एक आवरण लगा होता है ना। दाल देखें, दाल, उस दाल के ऊपर एक आवरण लगा होता है ना, उस कोट लगा होता है ना। उसी बीज के अंदर, दाल का बीज है, चने का बीज है, ठीक है, और उसी बीज के ऊपर क्या है? एक कोट लगा हुआ है जिसको बोलते हैं सीड कोट। सीड कोट किससे मिलकर के बनता है? तो वो जो बीजांड में अध्यावरण पाए जाते हैं, उन्हीं अध्यावरण से मिलकर के बनता है क्या? अपना सीड कोट, ठीक है, बनाते हैं। बीजांड के बाहरी अध्यावरण, बीजांड है उसका जो बाहर वाला अध्यावरण है वो बीज कवच बनाता है, तथा भीतरी अध्यावरण से अंतः कवच बनता है। तो बीज सीड का कोट होता है, एक बाहर की तरफ कोट होता है, एक अंदर की तरफ कोट होता है। तो जो बीजांड का बाहरी अध्यावरण होता है वो क्या बनाता है? बीज का कवच, ऊपर वाला कवच बना देता है, ठीक है, और जो भीतरी वाला होता है वो अंतः कवच बना देता है, अंदर का कवच बना देता है। अब देखो भ्रूणपोष में क्या होता है? नॉटकोष, भ्रूणपोष जो पोषण प्रदान करता है, ठीक है, भ्रूणपोष में भोज्य पदार्थ एकत्रित होने लगता है, ये है अपना भ्रूणपोष। अब भ्रूणपोष में क्या हुआ? भ्रूणपोष में जो अपना भोज्य पदार्थ हुआ, भोज्य पदार्थ है वो क्या होने लगता है? स्टोर होने लगता है। यहीं पर भोज्य पदार्थ स्टोर होने लगता है, खाना, ताकि ये भ्रूणपोष इसको खाना प्रदान कर सके, किसको? युग्मनज को, जाइगोट को खाना दे, एकत्रित होने लगता है। जल की मात्रा धीरे धीरे कम होने लगती है। क्या होने लगती है? जल की मात्रा धीरे धीरे उसमें कम होने लगती है। बीज की बात चल रही है भैया, ठीक है। अतः कोमल बीजांड कड़ा व शुष्क हो जाता है। तो चना, चना खाओ ना आप लोग, चना, चने की जब खेती होती है तो चने जब पेड़ में लगे होते हैं बड़े कोमल होते हैं, हम लोग उनको जाते हैं ऐसे उखाड़ते हैं, फिर ऐसे छीलते हैं, ऐसे निकाल के खा लेते हैं, खाते हैं ना ऐसे करके, है ना। और उस चने की सब्जी भी बनती है शायद, है ना। उस चने को हम लोग लाते हैं, ढेर सारा ग्रीन कलर का रहता है, फिर उसको ऐसे
मिक्सी में ग्राइंडर में डाल करके मिक्सी में डाल करके मिक्स कर देते हैं, घूम जाता है, फिर उसको सब्जी में डाल के सब्जी बना लेते हैं, चने की सब्जी, है ना। तो वो चना कितना कोमल है, कितना सॉफ्ट है, सॉफ्ट है ना, बताओ कितना सॉफ्ट है वो चना। अब यहाँ पे क्या होता है कि वही जो चना है अपना, वही चना क्या होता है, उससे उस चने के दाने से पानी कम होने लगता है, ठीक, क्या होने लगता है, जल की मात्रा धीरे धीरे कम हो जाती है, अतः जो कोमल बीजांड है, कोमल बीज है, वो धीरे धीरे शुष्क हो जाता है और धीरे धीरे बीजांड के अंदर की कार्य की क्रियाएं रुक जाती हैं। उस चने के अंदर जो क्रिया चल रही थी धीरे धीरे अब वो रुक गई, ठीक है, तथा युग्मनज से बना नया भ्रूण सुप्तावस्था में पहुंच जाता है, ठीक है। जो यहाँ युग्मनज है, जाइगोट, जाइगोट से जो एम्ब्रियो बन गया, जो चना बन गया, वो चना कहां पर पहुंच गया, सुप्ता अवस्था में, ठीक, सुप्ता अवस्था में। जैसे आपके घर में देखे होंगे कि चने को, गेहूं को, चावल को स्टोर करके रख, स्टोर मतलब समझ रहे हो ना, है ना, स्टोर करके ड्रम में 2 साल तक रखा था, 2 साल के बाद आपने चने को एक मुट्ठी निकाला, बाहर डाल दिया खेत में ऐसे, और वो एक मुट्ठी में चने जमाए वहीं पर, तो यार 2 साल तक मैंने इसको स्टोर करके रखा, तो ये मरा क्यों नहीं, तो मैंने पानी भी नहीं दिया, ये क्यों नहीं मरा, आखिरकार इसमें क्या जीवन था क्या इस चने में, यस भैया उसमें जीवन था, वो बीज प्रसुप्ति की अवस्था में था, सुस्ता अवस्था में था, डॉर्मेंसी की अवस्था में था, ठीक है। इसे युग्मनज प्रसुप्ति कहते हैं। बीज आवरण से घिरा, बीज के आवरण से घिरा, एकत्रित भोजन युक्त तथा सुसुप्त भ्रूण युक्त यह रचना बीज यानी कि सीड कहलाती है, ये क्या कहलाती है, सीड कहलाती है। डन, यहां तक क्लियर है, बताइए। ये था आपका इंपॉर्टेंट नहीं सबसे इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन, कैसा, सबसे इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन, वो भी एनसीईआरटी का, ठीक है, ठीक है ना, समझ में आया, बताओ समझ में आया, भाई इतने प्यार से समझाऊंगा समझ में आएगा ना, प्यारे बच्चे हो तुम लोग मेरे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर अपने क्वेश्चन आएंगे कहां से, एनसीईआरटी से, कहां से आएंगे, एनसीईआरटी से, ठीक। देखो जितने, एक चीज याद रखना, एनसीईआरटी पढ़ना तुम्हें लग रहा होगा बहुत हार्ड है ना, एनसीईआरटी क्वेश्चन लगना तुम्हें लग रहा है ये इम्पॉसिबल है ना, बहुत कठिन है, तो सच में कठिन है ही नहीं। जो चीज तुम्हें कठिन लग रही, हार्ड लग रही है, उसको तुम पहले करो, उसको तुम पहले करो। तुम्हें अगर पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन लग रहा है ना बहुत कठिन चैप्टर, उस चैप्टर को तुम पहले पढ़ो। जब उस चैप्टर को तुम पहले पढ़ लोगे ना, तो पता क्या होगा, उस चैप्टर को पढ़ने के बाद तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, तुम्हें लगेगा कि यार अगर मैं इस चैप्टर को, इतने कठिन चैप्टर को पढ़ सकता हूं तो मैं कुछ भी कर सकता। ऐसे करके धीरे 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 यही कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्ड होता जाए, और ऐसे ही करिए। जो काम आपको खराब लगता हो, बहुत गंदा लगता हो, आप नहीं करते उस काम को, उसी काम को करिए। भैया उल्टा बोल रहे हो आप, मैं उल्टा नहीं, मैं बिल्कुल सही बोल रहा। उस काम को जब आप करेंगे, उस काम को करेंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल जो घटा हुआ है ना, कम है ना, ऊपर होगा, और जब आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना, और आसान होने लगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज पत्राधार और बीज पत्रोपरिक में आपको क्या लिखना है, विभेद करना है, अंतर स्पष्ट करना। प्रांकुर चोल और मूलांकुर चोल क्या है, इनके बीच में अंतर स्पष्ट करना है। इसके बाद अध्यावरण तथा बीज चोल के बीच में अंतर स्पष्ट करना है। फिर परिभ्रूणपोष तथा फल भित्ति के बीच में आपको अंतर स्पष्ट करना है, अंतर बताने हैं, ठीक है। क्या बताने हैं, अंतर बताने। तो चले अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन अपना क्या बोलता है कि बीज पत्राधार और बीज पत्रोपरिक के बीच में अंतर। सबसे पहले देखते हैं बीज पत्राधार क्या होता है, ठीक है। बीज पत्राधार, पहला नंबर, बीज पत्राधार में बीज पत्रों के स्तर से, बीज पत्र के जो स्तर होते हैं, स्तर से नीचे बेलनाकार प्रोटीन लगी होती है, स्तर से नीचे प्रोटीन होती है, ठीक है। क्या होती है, बीज पत्राधार में बीज पत्रों के स्तर से नीचे प्रोटीन होते। दाल में प्रोटीन कहां होती है, अंदर ही होती है ना। दूसरा है बीज पत्रोपरिक क्या होता है, तो बीज पत्रोपरिक बीज पत्र के स्तर के ऊपर भ्रूणी अक्ष में प्रोटीन होती है, ठीक है, भ्रूणी अक्ष की प्रोटीन होती है। नीचे देखो, यह मूलांत सिरा,
ठीक है, क्या है, यह मूलांत सिरा या मूलज के शीर्षास्थ, ठीक है, शीर्षास्थ पर समाप्त होती हैं तथा मूलगोप द्वारा आवर्त जो है आवृत होता है। ठीक है, कौन, बीज पत्राधार। बीज जो है बीज पत्रोपरि क्या होते हैं, या प्रांकुर या स्तंभ सिरे पर प्रायः समाप्त होती है। कहाँ समाप्त होती है, प्रांकुर पे समाप्त होंगी या फिर स्तंभ सिरे पर ये समाप्त होंगी। ठीक, चलो दूसरा क्वेश्चन है अपना, प्रांकुर चोल और दूसरा क्वेश्चन है प्रांकुर चोल और मूलांकुर चोल के बारे में। ठीक है, प्रांकुर चोल क्या होता है, मूलांकुर चोल क्या होता है। पहला देखो, नंबर 1, बीज पत्रोपरिक में क्या है, बीज पत्रोपरिक में प्ररोह शीर्ष, जो प्ररोह शीर्ष होता है उसका प्ररोह शीर्ष तथा कुछ आदि कालिक पर्ण होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं इसमें, कुछ कालिक पर्ण होते हैं जो एक खोखले पर्णी संरचना को घेरते हैं जिसे प्रांकुर चोल कहते हैं। मूलांकुर चोल क्या होते हैं, प्रसल्क जो होते हैं ना पौधे में, जो प्रसल्क होते हैं, प्रसल्क के निचले सिरे पर भ्रूणी अक्ष में से एक गोलाकार और मूल आवरण एक बिना विभेदित परत से आवृत होता है जिसे मूलांकुर चोल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं सॉरी गलती जो है मांगता हूं कि यहाँ पे इमेज नहीं लगा, नहीं तो सारी चीजें और अच्छे से। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन है अपना, अध्यावरण तथा बीज चोल क्या होता है। अध्यावरण क्या होता है, बीज चोल क्या होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अध्यावरण क्या होता है, बीजांड के चारों ओर से घेरे संरक्षक आवरण को अध्यावरण कहते हैं। जो बीजांड होता है क्या होता है, जो बीजांड होता है, यहां पर आपने देखा है ये बीजांड है। बीजांड के बाहर ये क्या है आपके, बीजांड के बाहर यही है आपके अध्यावरण। ये अंतः अध्यावरण हुआ, ये बाह्य अध्यावरण हुआ, बाह्य अध्यावरण हुआ। ठीक है, ये करते क्या है बेसिकली, ये करते क्या है कि बीजांड के चारों ओर से घेरे संरक्षक आवरण को अध्यावरण कहते हैं। और बीजांड बीज चोल किसे कहते हैं, तो बीज चोल बीज के ऊपर सशक्त संरक्षात्मक आवरण को कहते हैं बीज चोल। जैसे मैंने बताया आपको कि ये दाल का बीज है। ठीक है, अब इस दाल के बीज के ऊपर एक कवर मौजूद है, चोल मौजूद है, आवरण मौजूद है। ठीक है, और उस चोल को बोलते हैं, उस आवरण को बोलते हैं बीज चोल। ठीक है, क्या बोलते हैं, बीज। क्लियर है यहां तक क्लियर है, बताइए। नेक्स्ट है अपना, परिभ्रूणपोष तथा फलभित्ति में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो परिभ्रूणपोष क्या होता है ना, भ्रूणपोष तो हम जानते ही हैं। ठीक है, भ्रूणपोष क्या होता है, एम्ब्रियोसैक क्या होता है, भ्रूणकोष भी हम जानते हैं। ठीक है, भ्रूणकोष क्या होता है, एम्ब्रियोसैक क्या होता है, एंडोस्पर्म क्या होता है। ठीक है, भ्रूणपोष यानी कि जो भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, भ्रूणकोष यानी कि जहां पर भ्रूण को जो है भ्रूणपोष और भ्रूण रहता हो, एम्ब्रियो रहता हो, उसको आवरण को बोलते हैं भ्रूणपोष। नंबर 1, भ्रूणपोष क्या है, अवशिष्ट उपस्थित, क्या है, अवशिष्ट उपस्थित बीजांडकाय भ्रूणपोष कहलाते हैं। तो अवशिष्ट होते हैं, अवशिष्ट उपस्थित जो बीजांडकाय होते हैं वो आपके परिभ्रूणपोष कहलाते हैं, नॉट भ्रूणपोष, परिभ्रूणपोष की बात हो रही। ठीक, इसके बाद फलभित्ति किसे कहते हैं, तो अंडाशय की दीवार, इसकी दीवार, अंडाशय की दीवार फल की दीवार यानी कि छिलके के रूप में विकसित होती है जिसे फलभित्ति कहते हैं। जो अंडाशय की दीवार होती है, ध्यान रखना, फल भित्ति का निर्माण किससे होता है, अंडाशय की दीवार। ठीक है, अंडाशय की दीवार फल की दीवार के रूप में विकसित होती है, जिसको हम छिलका कहते हैं ना, ये फल का छिलका है। तो छील दो भैया, एप्पल को छील के मेरे को खिलाओ। जब मेरे को डेंगू हुआ था तो मेरे को सेब खाने, मतलब सेब तो ऐसे मतलब ऐसे खाता था, तो वहां पे जब मेरे को सेब लाया गया कि सेब खिलाओ इसको, तो मैं थोड़ा सा खाने को लेकर के मैं ना तो सर नौटंकी की, अगर तुम नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं। तो जब सेब लाया गया मेरे पास तो मेरे को सेब बहुत पसंद है। तो जब सेब आया तो मैं लेटा तो चुपचाप, मैं कहा मैं नहीं खाऊंगा, यार सेब नहीं खाएगा, मैं कहा खाऊंगा नहीं, क्योंकि उतनी समय कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था। फिर इसके बाद कई कंडीशंस हुई कि यार नहीं खाना पड़ेगा भाई, डॉक्टर ने तो बोला है। और अगर मैं नहीं खाता तो डॉक्टर उधर से चल के आ जाता भाई मेरे पास,
क्योंकि हॉस्पिटल में मैं था उधर को, वो मेरे पास चल के आ जाता। वहाँ पे जो सीएमएस थे वो भी आ जाते थे कि भाई अमन क्या हाल चाल है उसके, ठीक है कि नहीं हो। तो फिर इसके बाद जब फाइनली मैं वो किया, मैं कहा ठीक है अच्छा। जितने वहाँ पे हॉस्पिटल के स्टाफ थे सब वो दिन भर आते थे मेरे पास, भाई क्या चल रहा है वहाँ पे। तो मैं भी लेटा रहता था, मुझे लगता था मैं घर में ही हूँ, है ना। तो फिर क्या हुआ, फिर मैं बोला अच्छा ठीक है एक कंडीशन पर खाऊंगा उसको छील करके, क्या करके उसको छील करके खाऊंगा। जो मैं छिलका हटा दिया, छिलका हटा दिया, वो अंडाशय की दीवार से बना था छिलका, ठीक है, इससे बना था, अंडाशय की दीवार से वो छिलका बना था। ठीक, चलो आगे देखते हैं। ये बोर्ड वाला रिमोट, हाँ डन। चलिए चलिए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आ गया है अपने पास। अब बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आ गया है भाई, ठीक है। क्वेश्चन है कि एक सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं। भाई आभासी फल क्यों कहते हैं, और मैं लास्ट में एक क्वेश्चन और लाया हूं, सत्य फल क्या होते हैं, आभासी फल क्या होते हैं। ठीक है, सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं, पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सा ये है कि सेब में, किसमें, सेब में फल का विकास पुष्पासन यानी कि थैलस से होता। पुष्प का आसन, पुष्पासन जहां पर पुष्प बैठता है, पुष्पासन जो होता है ना, वहीं से विकास होता है किसका, सेब का। ठीक है, तो सेब में फल का विकास जो होता है वो पुष्पासन से होता है। ठीक है, इसी कारण इसे आभासी फल यानी कि बच्चे इसको फॉल्स फ्रूट कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉल्स फ्रूट कहते हैं। किसको कहते हैं, एप्पल को कहते हैं, एप्पल, सेब को कहते हैं। ठीक है, इसके बाद फल की रचना, जो ये सेब है, जो फॉल्स फ्रूट होते हैं, इन फल की रचना पुष्प के निषेचित अंडाशय से होती। इस फल की जो रचना होगी वो जो पुष्प है, ठीक है, उसके निषेचित अंडाशय, ठीक है, फर्टिलाइज ओवरी, जब अंडाशय में निषेचन की क्रिया होगी तब उस फल की रचना होगी। ठीक है, जैसे है हमारे पास ये सेब, आप देख रहे हैं बड़ा प्यारा सा लग रहा है, कोई खाएगा नहीं भाई। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ दीवार को बना देते हैं तगड़े से, ये देखो, ये देखो ऐसा ही बना होता है ना सेब भाई, ध्यान से देखो, बताओ, ध्यान से देखो। ये जो भाग है किसका भाग है, पुष्पासन का भाग है। किसका है भाग, ये आपका पुष्पासन का भाग है, जिसको हमने क्या बोला, जिसको हम बोलते हैं थैलमस, थैलमस का भाग होता है ये। ठीक है, इसके बाद इस सेब के अंदर बीज में कुछ बीज देखने को मिलते हैं, इनको बोलते हैं अंड बीज। क्या बोलते हैं, अंड बीज। और इसके अंदर जो परत होती है, जब सेब को आप काटोगे तो उसमें कई लेयर आपको दिखती हैं। ठीक है, तो जो इस अंड अंड बीज जहां पे रहते हैं उसके पास जो लेयर होती है उसको बोलते हैं बच्चे अंतः फल भित्ति। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपन लोग अंतः फल भित्ति। और जो उसके थोड़ा सा दूर फल भित्ति रहती है उसको बोलते हैं मध्य फल भित्ति। ठीक है, फल और उस फल की भित्ति मध्य फल भित्ति, ठीक है, और अंतः फल भित्ति जो अंदर है, जो अंदर वाली ये फल भित्ति आप देख रहे हैं, ये यहां से ये जो है, इसको मैं रेड कलर से दिखा देता आपको, ये है आपकी अंतः फल भित्ति। ठीक है, और ये अंतः फल भित्ति की जो बाहर वाली भित्ति है ना, उसको बोलते हैं बाह्य फल भित्ति। ये वाला स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं ये बाह्य फल भित्ति। ठीक, बताइए यहां तक क्लियर है सभी को, सभी को क्लियर है, बताइए, आवाज भी क्लियर है, क्लियर ही होगी यार, है ना। चलो अगला क्वेश्चन, विपुंसन से क्या तात्पर्य है, एक पादप प्रजनक कब और क्यों इस तकनीक का प्रयोग करता है। विपुंसन से क्या तात्पर्य है और एक पादप प्रजनक कब और क्यों इस तकनीक का प्रयोग करता है। ठीक है, क्यों करता है और कब करता है। देखो ये है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 12, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर, सॉरी बच्चों सॉरी 15, वो क्वेश्चन नंबर 14 था। ये मेरे पास है एनसीईआरटी, ठीक है, क्लास 12 एनसीईआरटी। जितने भी बोर्ड है ना, उन सभी बोर्डों का, उन सभी बुक्स का ये आधार है।
ये बेस है क्या, एनसीईआरटी। ठीक है, और इसी एनसीईआरटी से क्वेश्चन कहां पर पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन हूबहू उठा लिए जाते हैं क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम के लिए। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम में तो क्वेश्चन इससे आते ही है ना, मतलब लेवल हल्का करके, और नीट में तो डायरेक्ट लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, अब आप लोग बताओ कि मैं किससे प्यार करूं, किसी और से या फिर अपनी एनसीईआरटी से, आप बताओ। आपको पता ही है कि नाम बायोमन है और प्यार बायोलॉजी से ही है भाई, तो मैं तो अपनी एनसीईआरटी से ही प्यार करूंगा, ऐसे छपटा के रखता इसको, है ना। और इसी के क्वेश्चन आज आप लोग को सॉल्व करवा रहा। ठीक ठीक है, चलो चलें भैया, चलें। जब ये मेरे से दूर जाती ना तो मेरा दिल बिल्कुल धड़कने लगता है तेज से, यार दूर मत जा भाई, तू इधर ही रहे, ऐसे करके। चलो, पराग के स्फुटन से पहले, जो पराग है, परागकण है, पॉलन ग्रेन्स है, उसके स्फुटन से पहले, फटने से पहले क्या होता है, पुष्प कलिका में, पुष्प कलिका से परागकोश का निष्कासन, क्या बोलते हैं, पुष्प कलिका से, पुष्प कलिका से परागकोश जब निष्कासित होते हैं उसी प्रक्रिया को बोलते हैं विपुंसन। बस सिंपल, बताओ सिंपल, फिर से देख लो, पराग के प्रस्फुटन से पहले पुष्प कलिका से परागकोश का निष्कासन ही विपुंसन कहलाता है। ठीक है, फिर क्या है कि एक पादप प्रजनक, जो प्रजनन करने वाला है, एक पादप प्रजनक, इसका उपयोग इसके वर्तिकाग्र को आवांछित परागों से बचाने के लिए करता है। यह कृत्रिम संकरीकरण से उपयोगी है जहां अपेक्षित परागों की आवश्यकता होती है। ठीक है, जहां पर अपेक्षित परागों की आवश्यकता होती है भाई। प्रश्न नंबर 16 है, 16 कह रहा है यदि कोई व्यक्ति है, यदि कोई व्यक्ति वृद्धि कारकों का प्रयोग करते हुए अनिषेक जनन, ठीक है, यानी कि पार्थिनोजेनेसिस, अनिषेक जनन को प्रेरित करता है, तो आप प्रेरित अनिषेक जनन के लिए कौन सा फल चुनते हैं और क्यों। ठीक है, अनिषेक जनन यानी कि बिना निषेचन के होने वाले जनन को बोलते हैं अनिषेक जनन। ठीक है, आप YouTube पर सर्च करिएगा अनिषेक जनन बाय बायोअमन, वहां पर मेरा वीडियो आपको मिल जाएगा, आसानी से देख लेंगे। ठीक है, आसानी से समझ लेंगे वहां पर। ठीक, तो वृद्धि कारक जो होते हैं, क्या होते हैं, वृद्धि कारक। ठीक है, जो ग्रोथ फैक्टर होते हैं, वृद्धि कारक के प्रयोग द्वारा अनिषेक जनन हेतु हम केले का चयन करेंगे, क्योंकि यह बीज रहित पौधा होता है भाई। जो केला होता है ना, केला आपका बीज रहित पौधा होता है। क्या होता है, बीज रहित पौधा होता है। तो हम किस पौधे का चयन करेंगे, केले का चयन करेंगे। किसका करेंगे भैया, केले का चयन करेंगे। ठीक है, क्लियर, बताओ जल्दी से थम्स अप दो, जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ भाई, जल्दी से सभी लोग को कमेंट करना है। ठीक है, और लाइक तो भूलना ही नहीं। अगला क्वेश्चन, परागकण भित्ति रचना में टेपिटम की भूमिका की व्याख्या कीजिए। किसकी, परागकण की जो भित्ति रचनाएं होती हैं, ठीक है, उनकी जो दीवाल होती है, भित्ति मतलब क्या है, उनकी जो मेम्ब्रेन, उनकी जो दीवाल है, कितनी भित्तियां पाई जा रही हैं, उनकी रचना की जा रही है। ठीक है, उनकी रचना के बारे में यहां से पूछा जा रहा है कि लघु बीजाणुधानी परागकण कहां उत्पन्न होते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ ये जो आपके परागकण हैं, वो कहां पर उपस्थित होते हैं, कहां पर बनते हैं। तो जो परागकण हैं, पॉलन ग्रेन्स हैं, वो लघु बीजाणुधानी में बनते हैं कि गुरु बीजाणुधानी में बनते हैं, बताओ। तो आपको जवाब होगा कि जो पॉलन ग्रेन्स है ना, वो बनते हैं भैया लघु बीजाणुधानी में। कहां पर, लघु बीजाणुधानी में बनते हैं, है ना, बनते हैं ना, क्लियर। इधर देखो, तो लघु बीजाणुधानी के सबसे आंतरिक परत, लघु बीजाणुधानी जो है उसकी सबसे अंदर वाली परत, उसको बोलते हैं टैपिटम। ठीक है भैया, क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं टैपिटम। यह विकासशील परागकणों को पोषण प्रदान करती है। तो अंदर की परत होती है सबसे अंदर, यहां पर परागकण है। ठीक है, और इस अंदर वाली लेयर को देखो, ध्यान से देखो, ये अंदर वाली लेयर ये कहलाई आपकी टैपिटम। 4 लघु बीजाणुधानी दिख रही है, 1 2 3 4।
एक लघु बीजाणुधानी के अंदर वाली परत को बोलते हैं टेपिटम। क्या बोलते हैं? टेपिटम। और इसके अंदर क्या है? बीजाणुजन ऊतक हैं। क्या है भैया? इस टेपिटम के अंदर बीजाणुजन ऊतक हैं। जैसे ये है टेपिटम, इस टेपिटम के अंदर यहां पर बीच में क्या है? बीजाणुजन ऊतक है जहां से परागकण बनेंगे और बाहर टेपिटम इनको खाना देगी। क्या है? बाहर टेपिटम इनको खाना देगी। ठीक, फिर इसके बाद क्या है? क्या परागकणों की सुयोग्यता पहचानने के लिए एंजाइम, हार्मोन्स, विशेष प्रोटीन स्रावित करते हैं, उनको देती है। भाई जो जो परागकण मांगते हैं कि भैया टेपिटम दीदी की दीदी होती है ना, टेपिटम दीदी मेरे को वो चाहिए, चॉकलेट चाहिए खाने को, ये वो, तो टेपिटम उनको प्रोवाइड करवाती रहती है। ठीक, स्रावित करता रहता है। परिपक्व परागकण के बाहरी भाग पर परागण स्रावित करता है। ठीक है, जब परागकण परिपक्व हो जाता है उसके बाहरी भाग पर परागण नहीं, उसके बाहरी भाग पर परागण स्रावित करता है। ठीक है, जो परागकण होते हैं वो स्रावित करता है। सबसे बाहर वाली परत होती है, सबसे बाहर की परत, उसको बोलते हैं अंतः त्वचा। क्या बोलते हैं? अंतः त्वचा, सबसे बाहर वाली परत। उसके बाद इस अंतः त्वचा के नीचे एक परत होती है जिसको बोलते हैं आपकी अंतःथीसियम, एंडोथीसियम। क्या बोलते हैं? अंतःथीसियम यानी कि एंडोथीसियम। उसके बाद आपकी आती है मिडिल लेयर जिसको बोलते हैं मध्य परत, और मध्य परत के बाद एक लेयर आती है, ये वाली लेयर, जिसको बोलते हैं अपन लोग टेपिटम। ठीक है, और टेपिटम के अंदर ही क्या रहते हैं? टेपिटम के नीचे ये यहां जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये है आपके लघु बीजाणु मात्र कोशिका। ठीक है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण कैसे हुआ है? वो हुआ है बीजाणुजन ऊतक से। किससे हुआ है? वो हुआ है आपका बीजाणुजन ऊतक से। ठीक है, यहां तक क्लियर है? बताओ, यहां तक सभी क्लियर है? आगे देखें, चलो। असंग जनन क्या होता है और इसका क्या महत्व होता है? बताइए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन हूबहू आपके एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, समझ रहे हो? असंग जनन क्या होता है? बताओ बताओ। क्या होता है कि अलैंगिक जनन की यह विधि होती है असंग जनन। ठीक है, अलैंगिक जनन यानी कि बच्चे क्या होता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और आपको पता है कि मनुष्यों में, ह्यूमंस में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। किसमें? मानव में। मानव में कौन सा जनन होता है? मानव में होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि लैंगिक जनन, है ना। नर और मादा अलग अलग होती हैं, इनकी शादियां होती हैं, है ना। अलैंगिक जनन वालों की शादियां ही नहीं होती भाई, क्योंकि नर मादा एक में ही है। समझ रहे हो? अभी तुम लोग की शादियां होंगी, समझ रहे हो? खुश हो गए होगे भाई। अलैंगिक जनन की एक सामान्य विधि, अलैंगिक जनन की एक सामान्य विधि जिसमें, ध्यान से समझना, अब जवाब आ रहा है, जिसमें नए पौधे का निर्माण, जिसमें क्या हो रहा है? नया जो पौधा बन रहा है उसका निर्माण युग्मकों के संलयन के बिना ही होता है, असंग जनन यानी कि एपोमिक्सिस कहलाती है। अलैंगिक जनन से जो युग्मक बने हैं, ठीक है, जो युग्मक बने हैं, वो युग्मक एक ये बना, एक ये बना, ये दोनों आपस में नहीं मिले, यानी कि निषेचन नहीं हुआ, संलयन नहीं हुआ। बिना संलयन के ही ये युग्मक अलग, ये युग्मक अलग, बिना संलयन के ही, समझ रहे हो? अब ये युग्मक एक न्यू प्लांट बना लिया, नया पौधा बना लिया, और ये दूसरा युग्मक भी आपका एक न्यू प्लांट बना लिया, नया पौधा बना लिया, है ना। दोनों युग्मक अलग अलग नए नए पौधे बना लेते हैं। ये सभी क्या होते हैं आपके? ये सभी होते हैं असंग जनन की क्रिया के द्वारा। ठीक है, एपोमिक्सिस के द्वारा। डन, यहां तक क्लियर? बताओ, क्लियर? असंग जनन में, इसमें असंग जनन में गुणसूत्रों का विसंयोजन व पुनः संयोजन यानी कि सेग्रीगेशन एंड रिकॉम्बिनेंट नहीं होता है। ठीक है, अतः इसमें पौधे के लाभदायक गुणों को अनिश्चित समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। पौधे के जितने भी लाभदायक गुण हैं, इनको अनिश्चित समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। कैसे? अनिश्चित समय तक इन पौधों को सुरक्षित रखा जा सकता है। ठीक है, बताइए, यहां तक क्लियर?
आगे क्वेश्चन है अपना, सत्य फल किसे कहते हैं, है ना, क्या चीज, सत्य फल, सत्य फल किसे कहेंगे। चलिए भाई पानी पी लेते हैं पहले, है ना, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। आपका कंप्यूटर बहुत ही जल्द बन जाएगा, ठीक है, आप उसमें आराम से काम करिएगा। ठीक है चलिए, हाँ तो चलिए अपना लास्ट टॉपिक है, अब बहुत, अब सब सारे क्वेश्चन खत्म होने को हैं। हाँ बस, ठीक है चलिए, क्वेश्चन अपना कि सत्य फल किसे कहते हैं। सत्य फल यानी कि ट्रू फ्रूट की बात कर रहा है, इसकी ट्रू फ्रूट, है ना। पिछली क्लास में हमने क्या देखा था, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था फॉल्स फ्रूट, ठीक है। ट्रू फ्रूट की हम लोग बात करेंगे। ट्रू फ्रूट क्या होता है, सत्य फल, वह फल जो फूल के, समझना, ट्रू फ्रूट क्या होता है कि वह फल जो फूल के निषेचन, निषेचित अंडाशय से उत्पन्न हो करके, समझना, वह फल जो फूल के निषेचित अंडाशय से उत्पन्न होकर अंडाणु, उसका जो अंडाणु बनता है वो अंडाणु बीज के रूप में उभरते हैं, उन्हें सत्य फल कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें अपना सत्य फल कहते हैं। फूल के, समझना, फूल के निषेचित अंडाशय, जो फूल होता है, फूल है, उसका जो अंडाशय वो निषेचित हो गया, उसमें निषेचन की क्रिया हो गई, ठीक है, वो जब बीज के रूप में उभरता है तो वो सत्य फल कहलाता है। आपके उदाहरण है आम, अंगूर, अनानास, आंवला, खजूर, अखरोट आदि, ये सभी आपके सत्य फल के यानी कि ट्रू फ्रूट के एग्जाम्पल है भाई, है ना एग्जाम्पल, है ना मजेदार एग्जाम्पल, बताओ, ठीक। अब देखो यहां पर असत्य फल व आभासी फल किसे कहते हैं, ठीक है, तो वह फल जो बिना निषेचन, ठीक है, बिना निषेचन के, उसमें निषेचन की क्रिया, फर्टिलाइजेशन होती ही नहीं, ठीक है, तो वह फल जो बिना निषेचन के व अनिषेचित अंडाशय से उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, यानी कि उस अंडाशय में क्या होता है, उस वहां पे जो अंडाशय होता है वो अंडाशय बिना निषेचन के ही वो फल में बदल जाता है, ठीक है, बिना निषेचन के ही अंडाशय फल में बदल जाता है, ठीक है, अंडाशय से उत्पन्न होते हैं, उन्हें आभासी फल व असत्य फल कहते हैं। इन फलों में ऊतक अंडाशय द्वारा प्राप्त नहीं होता, बल्कि इन फलों को कार्पल द्वारा ऊतक प्राप्त होता है। इन फल में जो टिश्यूज आते हैं वो टिश्यूज अंडाशय से प्राप्त नहीं होते हैं, वो टिश्यूज आपके कार्पल से क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं, ठीक है। असत्य फल के आपके उदाहरण हैं सेब, केला, स्ट्रॉबेरी, सहतूत, ये सभी आपके असत्य फल के उदाहरण हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। दूसरा है आपका कि सत्य फल और आभासी फल व असत्य फल में अंतर पहचानिए भाई, अंतर पहचानना है यहां पर। पहला है कि आभासी फलों में बिना निषेचन की वजह से इनमें बीज नहीं होता है। आभासी फलों में क्या होता है, निषेचन की क्रिया ही नहीं होती। क्या होता है कि आभासी फलों में बिना निषेचन की वजह से इनमें बीज नहीं होता है, लेकिन सत्य फलों में क्या होता है, ट्रू फ्रूट क्या होता है, उनमें तो निषेचन होता है भाई, होता है ना, उनमें तो निषेचन होता है। तो सत्य फलों में निषेचन की वजह से इनमें बीज पाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है एग्जाम्पल है आपका वो है थ्योरी है, ठीक है, कि असत्य फल में बीज नहीं होता है। क्या होता है, जो आपका आभासी फल होता है, आभासी फल वो आपका बीज रहित होता है। कैसा होता है बच्चे, बीज रहित होता है, ठीक है, बताओ यहां तक क्लियर है कि नहीं, कैसा होता है वो आपका बीज रहित होता है, ठीक है। हाँ इधर की तरफ आओ, ऑफिस आओ, ठीक है। तो असत्य फल कैसा होता है, तो असत्य फल आपका बीज रहित होता है, इसमें बीज नहीं पाया जाता,
और जो सत्य फल होता है, ट्रू फ्रूट होता है, इसमें बीज पाया जाता है। ठीक है, ठीक। आभासी फल में बिना निषेचन के फलों का निर्माण होता है। जो आपके आभासी फल होते हैं, फॉल्स फ्रूट होते हैं, उनमें क्या होता है, बिना निषेचन के ही फल बन जाता है, बिना फर्टिलाइजेशन के फल बन गया, है ना, बिना शादी हुए बच्चा आ गया, चुन्नू आ गया, कैसे आ गया, है? यानी कि वो अंडाणु ही अपने मन से शुक्राणु बना करके बच्चा बना लिया, ऐसा। लेकिन ऐसा होता नहीं भाई, ऐसे ही मस्ती कर दिया मैं, ठीक। इधर देखो, सत्य फल में निषेचन के बिना फलों का निर्माण नहीं होता है। सत्य फल जो होते हैं, जो ट्रू फ्रूट होते हैं, जब तक उनमें निषेचन की क्रिया नहीं होगी, जब तक उनमें फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं होगी, तब तक फल बनेगा ही नहीं। कुछ भी कर लो, कितना भी तुम सर पटक लो, बनेगा ही नहीं, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, ठीक। आभासी फलों का विकास, जो आभासी फल होते हैं उनका विकास अंडाशय से नहीं होता है, समझना। जो फॉल्स फ्रूट होते हैं उनका विकास अंडाशय से नहीं होता है, बल्कि पुष्प के अन्य भागों से होता है। कहां से? पुष्प के अन्य भागों से होता है। और सत्य फलों का विकास, जो आपके ट्रू फ्रूट होते हैं, उनका विकास अंडाशय के अलावा, ठीक है, अंडाशय के अलावा किसी अन्य भाग से नहीं होता है, ठीक है। तो सत्य फल का विकास कहां से होता है? अंडाशय से होता है। और असत्य फल का विकास अंडाशय के अलावा भाग से होता है, जितने भी और भाग होते हैं उनसे होता है, ठीक। अब अपना आ गया है, चलिए, तो यहां पर हो गए हैं सारे क्वेश्चंस खत्म। तो आपका पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी से वो खत्म हो गए हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, वहां पर सारे वीडियोस दिए गए हैं। तो अपन लोग आज की क्लास को यहीं पर एंड करेंगे। तो अपने दोस्तों के पास, ठीक है, अपने पुरुष मित्र और महिला मित्र के पास जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ध्यान रखिएगा अपना। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।